ये वंदना जी, अगर मेरी आवाज़ पहुंच रही है तो हम लोग शुरू कर सकते हैं। एक हो चुका है स्टार्ट। मित्रों, हैं मित्रों, सबसे पहले तो मैं इस बात के लिए शुक्रगुजार हूँ फेसबुक पर कवित्री और आलोचना के क्षेत्र में भी एक अत्यंत सक्रिय पेशे से ने देवी शंकर अपने समय के युवा आलोचक के बारे में कहने के लिए आमंत्रित किया है। प्रति आभार प्रकट करता हूं और मित्रों के प्रति मैं शुक्रगुजार हूं कि कुछ हमारे साथी चंदेश्वर जी जुड़ चुके हैं। नमस्ते। और सारे भी मित्र आ रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि हम लोग देवी शंकर जी को के बारे में कुछ बातें कर सकते हैं। पहली बात तो ये कि आप जानते हैं कि दुर्भाग्यवश हमारी परंपरा में, यद्यपि ये प्राचीन अवधारणा नहीं है, ये आधुनिक साहित्य के दौर में ही ये आलोचक को में दूसरे दर्जे का नागरिक माना जाता है। कई बार चर्चा होती है कि आलोचना की नई पीढ़ी विकसित क्यों नहीं हो रही, अकाल जैसा है, और करते हुए ये हमेशा ध्यान रखता है कि बहुत सारे हमारे युवा क्षेत्र में दूसरे चाहते हैं। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि देवी शंकर अवस्थी को भी याद करता हूं। ऐसे मतलब आज़ादी के बाद पहले ऐसे युवा आलोचक थे
आलोचना के क्षेत्र में सक्रिय हुए और तक सक्रिय कि उस समय के जो उनके महान धर्म आलोचक थे नामवर सिंह, वो भी उनकी और कुछ हद तक वो उनसे, मैं आतंकित तो नहीं कहूंगा, लेकिन एक चुनौती की तरह देवी शंकर अवस्थी जब कथा की आलोचना के क्षेत्र में उतरते हैं तो नामवर जी के लिए वो चुनौती बन जाते हैं। देवी शंकर जी को याद करते हुए कल उनकी आलोचना के बारे में किया था, उनके जीवन के बारे में भी, क्योंकि मैंने एक छोटा सा काम किया है उनके बारे में, तो मुझे ये लगता है कि वो एक शिक्षक के रूप में जब उनकी पहचान बन ही रही थी, तेजी से अपने समय के साहित्य में सीधे हस्तक्षेप कर रहे थे, तो उस दौर में अचानक दैव दुर्विपाक वो हमारे बीच से सहसा बहिर्गमन कर गया है। आपकी मौत दिल्ली जैसे महानगर के 1966 में स्कूटर दुर्घटना के चलते हुई थी। वो दरियागंज से अपने एक मित्र के साथ, मुरली मनोहर प्रसाद सिंह जी, जिनको पीछे बैठाए हुए स्कूटर से वो मॉडल टाउन जा रहे थे और सहसा रास्ते में ही स्कूटर जो है दुर्घटनाग्रस्त हुआ। कुछ लोग ट्रक बताते हैं, कुछ बस। दिल्ली के भूगोल से आप वाकिफ हैं, बसें बहुत तेजी से दौड़ती हैं और देवी शंकर जी फिक गए सड़क के किनारे। पर उन्हें चिंता जो है अपनी नहीं, बल्कि मुरली मनोहर प्रसाद सिंह जी की हुई और हॉस्पिटल में वो ले गए, उनको दाखिल कराया। उसके कुछ एक घंटे बाद उन्हें जो है सिर में और वो असामान्य दर्द होने लगा कि वो बेहोश हो गए और उसके बाद 2-3 दिनों तक वो जीवन और मौत के बीच संघर्ष करते रहे और अंततः वो मृत्यु की भेंट चढ़े गए। क्योंकि मौत हिंदी साहित्य की, आधुनिक हिंदी साहित्य की और ख़ास तौर से आलोचना के हल्के की, जो आज़ादी के बाद शुरू हुई थी, उसकी एक असाधारण क्षति है। और लगभग 52 वर्ष से ऊपर का समय गुजर गया है, अभी भी उनको, उनके जो बचे हुए सहचर हैं हिंदी साहित्य के परिदृश्य में, वो देवी शंकर अवस्थी जी को जब भी याद करते हैं तो एक असह्य पीड़ा के साथ को न सिर्फ याद करते हैं, बल्कि इसलिए भी कि साहित्य की
दृष्टि से ये एक बहुत बड़ी क्षति थी। 15 साल उनका पूरा जो लेखन है वो 15 साल का है, मतलब 1.5 दशक। आज़ादी के साथ साथ शुरू होता है और 1966 में उनकी मौत होती है। लेकिन आप देखिए कि इन 16-17 वर्षों में उन्होंने इतना ज़्यादा काम किया और इस कदर लिखा, नई कविता के बारे में, नई कहानी के बारे में, नए साहित्य के बारे में, कि उनकी जो लिखी हुई चीज़ें हैं वो आलोचना की दुनिया में काम करने वाले लोगों के लिए, खासतौर से नई पीढ़ी के लिए, आज भी बड़े काम की चीज़ है। इसलिए वो, मैं तो कहना चाहता हूँ कि वो 52 वर्षों से हम लोगों के साथ हमारे सहचर हैं और हमारे आने वाली पीढ़ियों के भी सहचर हैं। इसलिए उन्हें याद करने का और उनके काम को जानने का यह जो उपक्रम किया गया है, ये बहुत ही मुझे सामयिक लगता है। क्योंकि जब भी साहित्य के सामने चुनौती आती है तो आलोचना का पहला काम है कि आगे बढ़कर वो नई रचनाशीलता को उद्घाटित करती है और पाठकों के सामने प्रकट करती है। आप देखिए, देवीशंकर अवस्थी पछाह की धरती की उपज थे। कानपुर जो है, हम लोग पछाह की धरती करते हैं। एक पारंपरिक ब्राह्मण समाज में पैदा हुआ देवीशंकर अवस्थी, जिसका पूरा परिवार पूजा पाठी था। उनके लगभग सभी परिवारीजन पूजा पाठी थे। मुझे अभी तक कहीं ऐसा साक्ष्य नहीं मिला कि देवीशंकर अवस्थी पूजा पाठी थे। बड़े ही रैशनल और आधुनिक तो वो थी, व्यक्तिगत जीवन में भी और साहित्यिक जीवन में भी। आप उनकी चीज़ों को पढ़िए तो आपको लगेगा। उनके व्यक्तित्व की एक जो मैंने उनको समझा, एक तो उनके अंदर गजब की दृढ़ इच्छा शक्ति थी, और दूसरी जो चीज थी वो स्पष्टवादिता। ये दो चीजें उनके अंदर असाधारण रूप से विद्यमान थी। आप सोचिए कि कानपुर के डीएवी कॉलेज से एमए करते हुए और उस समय के कॉलेज के परिसर में जो लोग पढ़ने पढ़ाने का काम कर रहे थे, वो आचार्यों की परंपरा का जो तलछट होता है उसके प्रतीक पुरुष थे वहाँ। मुंशीराम शर्मा उनके गुरु रहे हैं, और जहाँ तक मेरी जानकारी है उनका अपॉइंटमेंट भी उन्होंने ही किया था, अजित कुमार और देवीशंकर अवस्थी का। लेकिन मुंशीराम शर्मा जी और देवीशंकर अवस्थी के साहित्यिक समझ में और सरोकारों में जमीन आसमान का फर्क दिखाई देता है। आप जरा सोचिए कि कैसे उस परिवेश में, उस समय के परिदृश्य को भी आप समझिए। कविता के क्षेत्र में उस समय निराला इतने ज़्यादा बड़े कवि के रूप में स्थापित हो गए थे, लेकिन गया प्रसाद शुक्ल स्नेही
उस समय के सभी कवि सम्मेलनों की अध्यक्षता करते थे। मतलब कविता की दुनिया में प्रताप जो है वो सनई जी का था। ऐसे परिदृश्य में देवी शंकर जैसी अवस्थी जैसी युवा प्रतिभा किस तरह से साहित्य में नए डग भरती है, ये देखने की बात है। इस पर विचार करने की चीज है कि कानपुर में उस समय जो साहित्य का परिदृश्य था वो उस तरह उर्वर नहीं था। अजित कुमार ने लिखा है कि अक्सर शनिवार को बस पकड़ करके और अवस्थी जी जो है लखनऊ चले आते थे और लखनऊ में आ करके उस समय जो साहित्य की विभूतियां थी लखनऊ में, जाहिर है उस समय वह नारायण वहीं थे, नहीं वात्स्यायन जी भी लखनऊ में आते थे। तो इस तरह जो है देवी शंकर अवस्थी जी का कि साहित्यिक व्यक्तित्व का निर्माण होता है। और उन्हें आप देखिए कि उस समय उन्हें अजित कुमार का जो सहयोग मिला, इलाहाबाद से अजित कुमार आए थे, तो और आपको याद होगा कि 1954 में कविताएं 1954 का संपादन अजित कुमार ने और देवी शंकर अवस्थी ने किया था। इसकी बड़ी चर्चा रही। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि एक अभावग्रस्त और परंपरा की जड़ता में घिरे हुए ब्राह्मण समाज के बीच से पैदा हुआ एक युवक जो पितृहीन, बचपन में ही पितृहीन हो गए थे, लेकिन उनकी जो माँ थी वो बड़ी पढ़ी लिखी और देवी शंकर अवस्थी के निर्माण में मुझे लगता है उनकी माँ की बहुत बड़ी भूमिका थी। उन्होंने देवी शंकर अवस्थी को ननिहाल भेज दिया और उनकी सारी पढ़ाई लिखाई मामा की परवरिश में हुई थी। उनके मामा व्यवसायी थे, कानपुर में उनका व्यापार था। देवी शंकर अवस्थी चाहते तो व्यवसाय में चले गए होते, पर वो पढ़ने लिखने वाले आदमी बड़ा मजेदार एक संस्मरण है कि वो उन दिनों अपने मामा की जो गोदाम है उसमें रहकर पढ़ाई पूरी की थी। और बड़े गरीब लोगों की बस्ती थी वहाँ अगल बगल। तो अक्सर रात को जो है वहाँ गाजे बाजे होते थे, लेकिन ये कहा जाता है, ये लिखा है कि देवी शंकर अवस्थी जी पर उस वक्त कोई असर नहीं होता था। दिन भर वो खूब घूमते थे, लोगों से मिलते थे, लेकिन रात को वो अध्ययन करते थे और लिखते थे। तो ऐसे कठिन परिवेश में देवी शंकर अवस्थी जैसी प्रतिभा का निर्माण हुआ था और उनके अंदर जो आलोचना में जो साहस आया और जो विवेक आया, उसमें उनके किसानी संवेदना, उनके व्यक्तित्व में किसानी संवेदना थी। वो नागर संस्कृति की उपज नहीं थे। शहर का आदमी जो है जोखिम नहीं उठाता है, हमेशा जोखिम जो है गांव का आदमी उठाता है और किसान संवेदना का आदमी उठाता है। आप चाहें तो इसको साहित्य में भी देख सकते हैं। देवी शंकर अवस्थी की आलोचना में जो इस विवेक की और जिस साहस की बार बार चर्चा की जाती है, उसके पीछे उनका जो ये जो किसानी जीवन का जो परिदृश्य है वो अंदर ही अंदर उनके भीतर काम करता है। डरते नहीं थे वो
निर्भय, ये निर्भयता साहित्य की दुनिया में काम करने वाले सभी के अंदर होनी चाहिए। लेखक का जो बुनियादी शर्त है, सच कहना और सच कहने के पर अड़े रहना। आप देखें कि देवीशंकर अवस्थी में शुरू से आखिर तक ये जो आग्रह है बना हुआ है, उसमें जरा भी कहीं झोल नहीं है। आप देखिए, वहां से वो 61 में पहुंचते हैं दिल्ली। जाहिर है कानपुर वो महत्वाकांक्षी भी थे, और आप जानते हैं कि दिल्ली में उस समय साहित्य की दुनिया में अगर अज्ञे का साम्राज्य था तो प्राध्यापकों की दुनिया में डॉक्टर नगेंद्र का प्रताप था। वो देवीशंकर अवस्थी को चाहते रहे होंगे, तभी तो उन्होंने सिलेक्शन किया और बाकायदे वो अध्यापन की दुनिया में कानपुर से दिल्ली जाते हैं, और उनको जाहिर है कि एक विस्तृत परिवेश मिलता है। एक उदाहरण जो उनके साहस की है, उनके व्यक्तिगत जीवन में भी ये साहस देखिए कैसे है। ये अशोक जी को नहीं बता पाए, लेकिन ये बात मुझे पता है, और ये बात कमलेश जी ने लिखा है कि अशोक वाजपेयी उन दिनों ग्वायर हॉस्टल में रह करके अंग्रेजी से एमए कर रहे थे, और अक्सर शाम को देवीशंकर अवस्थी और वो एक मित्र की तरह, कमलेश जी ने लिखा है कि मैं समझ नहीं पाती थी कि एक एमए में पढ़ने वाला छात्र और एक विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाला अध्यापक, दोनों के बीच इतनी गहरी मैत्री कैसे है, उसका आधार क्या है। जाहिर है वो साहित्य था। तो उस दौर में अशोक जी ने डॉक्टर नगेंद्र के खिलाफ एक लेख लिखा जो धर्मयुग में प्रकाशित हुआ। उन्होंने रस सिद्धांत की और उनके रसवादी चीजों की बड़ी तीव्र आलोचना की थी। नगेंद्र जी को यह पता लगा कि ये जो नया लड़का है वो तो अवस्थी जी का बड़ा प्रिय है। लोग बताते हैं कि नगेंद्र ने उन्हें बुलाया और कहा कि देवीशंकर जी, मुझे पता लगा है कि आपके यहाँ वो आते हैं अशोक वाजपेयी, और उनसे कहिए कि ये सब चीज़ें मेरे बारे में न लिखें। तो आप देखिए, देवीशंकर अवस्थी स्पष्ट रूप से डॉक्टर नगेंद्र से प्रतिवाद किया और कहा कि मैं साहित्य की दुनिया के, डॉक्टर साहब आप व्यक्ति हैं, मैं कैसे यह कह सकता हूं कि आप ये लिखिए ये न लिखिए, ये मैं नहीं कह सकता। तो नगेंद्र ने कहा कि अच्छा ऐसा करिए कि आप उनसे ये कहिए कि वो आपसे न मिला करें। तो उन्होंने कहा, मुझे आपकी ये भी शर्त मंजूर नहीं है। आप नहीं जानते हैं कि उनसे हमारे घरेलू ताल्लुकात है, मित्रता है। हम दिल्ली आने के पहले से हमारे उनके संबंध हैं, मैं उसको कैसे छोड़ दूं। आप जरा याद करिए, आज के ज़माने में कोई आचार्य किसी नए युवक को जब नौकरी देता है तो अगर ऐसा वो कर दे तो उसके साथ क्या होगा। ये सिर्फ एक उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूं कि वो उनको सचमुच सच कहने से रोका नहीं जा सकता था। उनके पूरे
आलोचनात्मक संघर्ष में और आलोचनात्मक मानदंडों की स्थापना में और मूल्य निर्णयों में आप देखेंगे कि वो वही कहते हैं, वही लिखते हैं जो उनकी अंतरात्मा कहती है कि मुझे ये लिखना चाहिए, ये कहना चाहिए। आप देखिए नई कविता के दौर में उन्होंने रस सिद्धांत का और रसवादी आचार्यों की तीव्र भर्त्सना की। उन्होंने रसवाद को स्वीकार नहीं किया। नामवर सिंह ने भी स्वीकार नहीं किया और इन्होंने भी नहीं स्वीकार किया। यद्यपि उस दौर में आप सोचिए कि वह एक रसवादी आचार्य के साथ काम, लेकिन नई कविता के दौर में उन्होंने रस सिद्धांत को अलग किया और कहा कि आज की जो कविता है, नई जो रचनाशीलता है, आज की कविता को समझने के लिए, नई कविता को समझने के लिए जो रस का आग्रह है, ये आड़े आता है। इसलिए इसको मैं स्वीकार नहीं करता हूं। कई निबंधों में उन्होंने यह बात कही है। मैं दो तीन बातें और उनके बारे में कहना चाहता हूं कि देखिए, देवीशंकर अवस्थी की जो आलोचना की शुरुआत है वो होती तो कविता से। नई कविता के उस दौर में जो आलोचक थे, मतलब अमर सिंह, मुक्तिबोध, वीडियन शाही और स्वयं वे, ये चार, उस दौर को आप याद करेंगे तो पाएंगे कि ये चार जो है बड़े आलोचक हैं जो नई कविता को परिभाषित कर रहे थे, नई कविता की नई रचनाशीलता को परिभाषित कर रहे थे। तो उस दौर में शुरुआत जो आलोचना की होती है देवीशंकर अवस्थी की, वो नई कविता के चरण से होती है। उन्होंने एक बड़ी, मतलब ये चीज तो मुझे नई कविता पर काम करते हुए ये बात किसी ने नहीं बताई जो मुझे सिर्फ और सिर्फ देवीशंकर अवस्थी में मिला। देवीशंकर अवस्थी ने नई कविता के भीतर एक अनास्था का जिक्र बहुत हुआ। सारे मार्क्सवादी आलोचकों ने नई कविता के भीतर जो अनास्था है, व्यक्तिवाद है, आधुनिकतावाद है, इन सारी चीजों पर चोट किया है, अनास्था को भी चोट किया है। लेकिन देखिए, देवीशंकर अवस्थी की जो शार्पनेस है, मैं अचंभे में पड़ गया जब मैंने यह पाया कि देवीशंकर अवस्थी ने कहा कि नई कविता के भीतर ये अनास्था भी एक मूल्य है। आपकी आस्था है और मेरी आस्था नहीं है, मैं अनास्थावादी हूं, तो मेरा भी एक मूल्य है। उन्होंने कहा, आप देखिए, अवस्थी जी कहते हैं कि ये जो अनास्था है ये भी एक खास तरह की आस्था है और मैं इसको नई कविता की एक खासियत के रूप में देखता हूं। नई पीढ़ी किस तरह से पुरानी पीढ़ी की कविता से किस तरह से अपने को डिटैच कर रही है, विचारों के स्तर पर, अनुभूति के स्तर पर, काव्याभिव्यक्ति के स्तर पर और खास तौर से काव्यानुभूति के स्तर पर। तो ये अनास्था को भी जो आलोचक मूल्य माने, आप समझ सकते हैं कि वो
कितनी सूक्ष्म दृष्टि थी उनकी आलोचना के परिसर में। ये जो सूक्ष्मता है, चीजों को पकड़ने की जो चेष्टा है, ये देवी शंकर अवस्थी ने अपने समय में सबसे ज्यादा थी। नई कविता पर उन्होंने काफी लिखा है, लेकिन जो बात मैं आगे कहना चाहता हूँ कि देखिए, नई कविता के उस तरह वो प्रामाणिक आलोचक नहीं है जिस तरह नामवर सिंह हैं, जिस तरह मुक्तिबोध हैं, जिस तरह बीडीएन शाही हैं और सारे आलोचक जो बाद में आए 60 के बाद की, वो कहानी की ओर मुड़ते हैं और नई कहानी के प्रथम पुरुष के रूप में उनकी ख्याति है कि वो पहले ऐसे आलोचक हैं जिसने नई कहानी को नए ढंग से डिफाइन किया। और इस लिहाज से वो नामवर सिंह की किताब पहले आ गई थी, लेकिन उन्होंने नई कहानी की तीव्र आलोचना की और नामवर सिंह की स्थापनाओं को भी उन्होंने ठट्ठा किया और ये कहा कि उपन्यास के जो प्रतिमान हैं और कविता के जो कुछ सिद्धांत हैं वो कहानी पर लागू नहीं होते। और उन्होंने कई लेखों में इसकी बहस की है और नामवर जी से सीधे भिड़ते हैं वो। आप जानते हैं कि उस समय इस बात को लेकर के बड़ी जबरदस्त चर्चा थी कि नई कविता पहले है कि नई कहानी पहले है। उस समय यह विवाद बहुत तेजी से चला और मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, खासतौर से मोहन राकेश का मैं जिक्र करूंगा कि उन्होंने कहा कि नई कहानी पहले है और नई कविता आंदोलन बाद में आया। इसका अवस्थी जी ने कहानी का एक मुकम्मल आलोचक होने के बावजूद भी इन्होंने इसका जो है खंडन किया और उन्होंने मोहन राकेश को कहा कि मोहन राकेश जी, आप मुझे बताइए कि नई कविता अगर प्रयोगवाद से ही आप देखते हैं तो उसके जो बीज हैं वो तो प्रयोगवाद में आ गए थे और चायवाद में भी आ गए थे। तब आपकी कहानी कहाँ थी, नई कहानी कहाँ थी? उन्होंने कहा कि निश्चय ही नई कविता के भीतर वो मूल्य पहले आ गए थे जो नई कहानी में बाद में आए। इसलिए वो प्रस्थान मानते हैं कि आज़ादी के बाद जो नई रचनाशीलता, नई कविता, नई कहानी पैदा हुई, उसका प्रस्थान जो है वो नई कविता है। लेकिन बाद में उन्होंने सारा अपना आलोचनात्मक जो विकास है वो नई कहानी के एक भाष्यकार के रूप में स्थापित करते हैं। स्वयं नामवर सिंह ने, आप जानते हैं कि नामवर जी और उनके बीच हतो किताबत बड़ी जबरदस्त रही है। बनारस में वे नामवर जी थे और कानपुर में की दोनों के बीच जो है पत्राचार होता है और ये सिलसिला दिल्ली तक चलता है। आप ये देखिए कि वो भी चाहते हैं कि नामवर जी दिल्ली आ जाएं। वो एक बड़ी दिलचस्प बात है जिसको नई पीढ़ी को, हमारे समय के साहित्यिकों को समझना चाहिए कि वो अपने जीवन में हमेशा जो है अपना विकास तो चाहते रहे ही होंगे, हर व्यक्ति चाहता है, लेकिन दूसरों का भी विकास वो चाहते थे। देवी शंकर अवस्थी की ये बड़ी खासियत थी। ये मैं विषयांतर तो नहीं कहूँगा, एक हमारे यहाँ पूरब में एक शब्द है अगुआ। देवी शंकर अवस्थी मित्रों के बीच में उनका शादी ब्याह कराने वाले भी
अगुआ के रूप में जाने जाते हैं। मतलब अशोक वाजपेयी का विवाह और अजित कुमार का विवाह की पहलकदमी उन्होंने किया था। आप देखिए कि आलोचना में भी, साहित्य की दुनिया में आलोचना में भी वो अगुआ बनना चाहते थे। एक सच्चा आलोचक के बारे में कहा जाता है कि एक सच्चा आलोचक अपनी बड़ी आलोचना से हमेशा रचना से 2 कदम आगे चलता है। देवीशंकर अवस्थी की महत्वाकांक्षा उनके भीतर रही होगी कि हमारी जो आलोचना है वो नई रचनाशीलता को आगे बढ़ाए और मैं आगे बढ़कर मार्गदर्शन करूं, और अगर मार्गदर्शन न भी कर सकूं तो साथ साथ तो चलूं। ये बहुत बड़ी चीज है। और देखिए, आलोचना के बारे में भी वो कहते हैं कि आलोचना जो है सहकारी प्रयास है। नामवर जी भी कहते हैं कि आलोचना जो है सहकारी प्रयास है। सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो आलोचना ही एक ऐसी विधा है जो समावेशी है, जोड़ती है पाठक से लेखक को, समाज को, संस्कृति को, पूरी परंपरा को, आने वाले समय को। ये अगुआ का काम है। तो अपने समय में देवीशंकर अवस्थी साहित्य के अगुआ बनकर आलोचना के क्षेत्र में आए थे। उनके आलोचना के खासियत के बारे में कल अशोक जी ने बड़ी सारी चर्चाएं की थी। मैं 2-3 बातें उनके बारे में कहकर अपनी बात को विराम दूंगा। देखिए, ये सही है कि वे नई कविता के दौर में जो प्रकट हुए देवीशंकर अवस्थी, तो पहली जो उनकी जो खासियत है कि उनको पढ़ते हुए अगर आप समग्र रूप से और खुले दिल दिमाग से पढ़िए तो पाठक की पहली जो नज़र है उनको पढ़ते हुए ये है कि उनकी आलोचना जो है वो दृष्टि की बनती नहीं है। जो अशोक जी दृष्टि की बहुलता कह रहे थे, विचारों की बहुलता, दृष्टि के बंदी नहीं है। आप देखिए, उसमें प्रगतियों और परिमलियों का बड़ा गहरा अंतर। चाहते देवीशंकर जी तो एक किनारा पकड़ लेते, लेकिन नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने प्रगतिशीलों की जमकर, प्रगतिवाद की उन्होंने जमकर आलोचना की। हालांकि उनकी आलोचना की कई निष्पत्तियों से हम आप असहमत हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने प्रगतिवाद की आलोचना की। आप उसे देखिए। और उन्होंने जो तर्क दिए, उन्होंने उस दौर में शिवदान सिंह चौहान के सवाल को उठाए जाने पर कि आज की आलोचना में जो है गतिरोध उत्पन्न हो गया है। आप सोचिए कि शिवदान सिंह जैसे आलोचक के साथ आंखों में आंखें डालकर देवीशंकर अवस्थी ने कहा कि चौहान साहब, ये आलोचना का गतिरोध नहीं है, ये आलोचना का मतिरोध है। और वो बड़ा ही दिलचस्प उस लेख को पढ़ा जाना चाहिए। मतिरोध की बात की, ये उनकी शार्पनेस। आप देखिए कि उन्होंने हजारी प्रसाद द्विवेदी, जो उनके साहित्यिक गुरु थे, उनके उपन्यास जिसकी कल अशोक जी ने चर्चा की थी, कि उन्होंने चारु चंद्रलेख को एक टूटा हुआ दर्पण कहा। और आप उस आलोचना को जब पढ़िए, आप देखिए कि किस तरह वो तर्क के साथ उस उपन्यास में उस खामी को निगाह डाल करके
और साफ साफ बताते हैं। ये साहस है। तो मैं ये जो बात कह रहा हूं कि ये बात बार बार याद करने की है कि वो दृष्टि के बंदी नहीं थे, किसी भी विचारधारा की पिछलगुआ नहीं बनना चाहते थे। आप उनको कलावादी भी नहीं ठहरा सकते और न ही व्यक्तिवाद, क्योंकि व्यक्तिवाद और कलावाद दोनों का उन्होंने विरोध किया है। आप उन्हें मार्क्सवादी भी नहीं ठहरा सकते, क्योंकि उन्होंने नितांत सामाजिकता का कविता में और कहानी में आलोचना किया है। उन्होंने ये बताने की कोशिश की है, जो मैं समझ पाता हूँ कि उनकी आलोचना जो है दो चीज़ों से बनती है। एक तो हमारी जो परंपरा है, उसमें हमारा जो काव्य मूल है, साहित्य के जो मूल है, और दूसरी ओर आधुनिकता से इतना ज्यादा फैशनाइज उस दौर में तो मैं समझता हूँ कोई नहीं था। न नई कविता वाले और न नई कहानी वाले, न नामवर सिंह और नई मीडियम शाही। सबसे ज्यादा आधुनिकता की बार बार चर्चा करने वाला, आधुनिकता को इतने नामों से वो पुकारते हैं, नई रचनाशीलता, नए मूल्य, नए का इतना बार जिक्र वो करते हैं, बार बार हर जगह उनकी तान जो है आधुनिकता पर जाकर टूटती है। एक और बात यहाँ स्पष्ट कर दूं कि वो आधुनिकतावाद से असहमत थे, आधुनिकतावाद का वो विरोध करते हैं। इसलिए पश्चिम की आलोचना दृष्टि को और साहित्य दृष्टि को स्वीकार करने के बावजूद भी वो आधुनिकतावाद के विरोधी थे। मतलब सख्त मुमानियत रखते हैं। लेकिन आधुनिकता, और जाहिर है कि जो आधुनिक होगा वो प्रगतिशील होगा। तो ये जो परंपरा और आधुनिकता के द्वंद्व से घिरे हुए देवी शंकर अवस्थी नए साहित्य में, खासतौर से नई कविता और नई कहानी के उस दौर में, वो परंपरा की हिमायत भी करते हैं, लेकिन परंपरा का कई जगह निषेध भी करते हैं। बल्कि मैं कहना चाहता हूँ वो परंपरा का अन्वेषण करते हैं, रामविलासी की तरह। ये बहुत बड़ी उनकी आलोचना की बनावट में और मूल्यों के निर्धारण में, जहाँ भी वो मूल्य का निर्धारण करते हैं वहाँ वो अपनी परंपरा का मूल्यांकन करते हुए आगे बढ़ते हैं। और आधुनिकता, पश्चिमी आधुनिकता का निषेध करते हुए वे जो एक आज़ादी के बाद एक भारतीय आधुनिकता भी विकसित हो रही थी, जो नेहरू युग की सबसे बड़ी देन है। आप इसको हमारे मार्क्सवादी मित्र भूल जाते हैं। और कहना नहीं चाहिए कि नेहरू और गांधी दोनों का बड़ा गहरा असर देवी शंकर अवस्थी के वैचारिक बनावट पर है। कई पत्रों में इस बात का उल्लेख है, इसको पढ़ा जाना चाहिए। एक और बात का करके मैं अपनी बात समाप्त करूंगा कि देखिए, उन्होंने आलोचना के जो कीपैड्स थे उसको भी बदलने की कोशिश की, भाषा से लेकर के और लिखने के अंदाज में। देवी शंकर अवस्थी के आलोचना, उन्होंने अनेक आलोचना के 20 शब्दों का निर्माण किया, इसलिए वो बड़े आलोचक।
उस सूची को देखा जाना चाहिए। मैंने एक जगह कहीं लिखा है कि इतने शब्द जो है देवी शंकर अवस्थी ने जो है आलोचना को दिए। परंपरा, आधुनिकता, परंपरा और आधुनिकता के अंतर्द्वंद, अंतः संबंध। एक बड़ा दिलचस्प उनका लेख है, बेचैनी बेकली बढ़े। बेचैनी को वो चाहते हैं कि साहित्य में बढ़ाया जाए। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं वो ये चाहते थे कि लेखक के भीतर जो बेचैनी है वो भी एक बहुत बड़ा मूल्य है, क्योंकि वो संघर्ष है। परंपरा और आधुनिकता का संघर्ष जो है वो आज़ादी के बाद के साहित्य में वो देख रहे थे, बड़ी बारीक निगाह से देख रहे थे। और नई जो चीज़ें कहानी में आ रही, महेंद्र भल्ला के एक पति के नोट्स याद करिए कि महेंद्र भल्ला के कहानी मतलब एक पति के नोट्स की जो उन्होंने व्याख्या की है, अद्भुत है। उन्होंने कई ऐसी चीज़ों पर निगाह डाली, जैसे उन्होंने विष्णु प्रभाकर की जो व्याख्या की है। आप देखिए उस दौर में उन्होंने पठार का धीरज की उस कहानी को पहली प्रेम कहानी कहा, और कई बार इसरार करते हैं कि ये नई कहानी है। तब वो नामवर सिंह के वापसी वाली अवधारणा के विरोध में खड़े। आप देखिए कि उस समय नामवर जी और उनके बीच अगर आप पढ़ें नई कहानी की स्थापना में, तो कितने जबरदस्त दोनों में अंतर्द्वंद है। और वो मतलब जहाँ भी मौका मिलता है वो नामवर जी के स्थापनाओं को ध्वस्त करते हैं। 65 में कलकत्ता में जो कहानी समारोह हुआ था, बड़ा ऐतिहासिक, वहाँ देवी शंकर अवस्थी ने जो हस्तक्षेप किया था कहानी के बारे में, वह ऐतिहासिक। और वहाँ से लौटते हैं साली भर बाद 66 में वो नहीं रहे लोगों के बीच। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो आलोचनात्मक मानदंडों में मतलब किसी भी विचारधारा के पीछे लगुआ नहीं थे और न गुलाम थे। आप करें न स्वीकार करें कि वो आप मानिए, लेकिन निर्भयता है, सच साहस है, चीजों को पकड़ने की जो अछूत दृष्टि है, ये तो आप विचारधारा को लेकर के लकीर पीटते रहिए, लेकिन अगर आप सच का सामना रचना में नहीं कर पाते हैं तो रचना आगे बढ़ जाएगी, आलोचना पीछे छूट जाएगी। आप देखिए कि अपने समय की रचनाशीलता से देवी शंकर मुखम संवाद करते हैं। ये संवाद सिर्फ नामवर सिंह की आलोचना का गुण नहीं है, अवस्थी की किसी भी तरह, एक और बात मैं कहना चाहता हूं कि किसी भी तरह की जड़ता के वे विरोध में थे। आलोचना की जो जड़ता थी भाषा के स्तर पर विरोधी थी। आप देखिए कि प्राध्यापक के पेशे के बावजूद शुरुआत तो थी, और उन्होंने प्राध्यापक और विश्लेषण किया है कि प्राध्यापकीय आलोचना का यह नहीं कि जो प्राध्यापक हैं और जो लिख रहे हैं, उन्होंने कहा प्राध्यापकीय आलोचना का पेशे से उतना संबंध नहीं है जितना कि दृष्टि से है, जड़ता से है। उन्होंने विशंबर मानव का उदाहरण दिया है
वो शिक्षक नहीं थे, लेकिन उन्होंने कहा कि ये प्राध्यापक की आलोचना है। जड़ता, गतानुगतिक, शोध के नाम पर जो है मलबा इकट्ठा करना, इन सब चीजों का देवी शंकर अवस्थी ने तीव्र विरोध किया। आलोचना की कोशिश की, अध्यात्म की आलोचना की प्रवृत्ति का उन्होंने एक शब्द प्रयोग किया है कि विश्वविद्यालयों ज्यादातर अप्रबुद्ध लोग, यह शब्द उन्हीं का है, अप्रबुद्ध लोग मौजूद हैं जो नई रचनाशीलता को स्वीकार नहीं करते। और उन्होंने बड़ी तो मैं इसको वंदना जी समेट रहा हूं। तो इस तरह उन्होंने जो है हर तरह की जड़ता का निषेध किया। एक आलोचक का सबसे बड़ा गुण यही होता है कि साहित्य की दुनिया में हर तरह की जड़ता को वह तोड़े। और जीवन, उन्होंने एक जगह लिखा है, वो समय नहीं है, उन्होंने कहा कि मैं आलोचना जो है वो पाठकों के लिए लिखता हूँ। ये बड़े काम की बात है। मैं न लेखकों के लिए लिखता हूँ, न आलोचकों के लिए लिखता हूँ, मैं सिर्फ पाठकों के लिए लिखता हूँ। मेरी जो आलोचना है पाठकों को सम्मिलित करती है। याद करिए कि एक का युवा अपने समय में कितनी बड़ी बात कह रहा है कि मेरी जो आलोचना है वह लेखकों के लिए भी नहीं है, और न आलोचकों के लिए भी नहीं है, न विद्वानों के लिए है, वो पाठकों के लिए है। पाठकों को समझते, ये उनकी स्टाइल है। आप देवी शंकर अवस्थी को पढ़िए तो आपको लगेगा कि किस तरह वह पाठकों से सीधा संवाद करते हैं। ये जो संवाद का गुण है ये बहुत बड़ी चीज है। और मुझे लगता है कि हम अपने समय में देवी शंकर अवस्थी को अगर याद करते हैं तो उनकी आलोचना की जो खासियत, नई रचनाशीलता की पहचान और हर तरह की जड़ता का निषेध, ये दो चीजें हैं जो हमें देवी शंकर अवस्थी जी से सीखने की जरूरत है। तभी आप आलोचना के क्षेत्र में नया कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि देवी शंकर जी के प्रति सच्ची श्रद्धा कि हम उनसे ऐसी चीजें सीखें और लागू करें साहित्य में जो हमारे काम की चीज है। मैं वंदना जी का मैं शुक्रगुजार हूँ कि देवी शंकर अवस्थी जी पर कुछ कहने का मुझे मौका दिया। और मैं अपने सभी मित्रों का भी शुक्रगुजार हूँ, आभारी हूँ कि इस गर्मी में भी वो मुझे टूटे बिखरे हुए वाक्यों के साथ आप सभी के प्रति बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार।